देखिएगा, कल हमने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, मीटर ब्रिज भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज पर वर्क करता है। ठीक है ना, तो इसका सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, इट वर्क्स ऑन व्हीट स्टोन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी ये जो मीटर ब्रिज है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो मीटर ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है मीटर व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। अब व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कल हमने बात किया था कि अगर किसी भी व्हीट स्टोन ब्रिज में जो रेसिस्टेंस है, आर्म्स का जो रेसिस्टेंस है, अगर उसका जो रेशियो कांस्टेंट है, तो उसका मीन्स क्या होता है कि उस डायगोनल से या गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर? तो आपको ये भी याद रखना है कि दैट लीड्स टू दैट इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेसिस्टेंस। यानी जो मीटर ब्रिज है वो भी क्या काम आता है? अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आता है। दिख रहा है क्या आपको? एक बार बता दीजिए, ज़्यादा छोटे तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, प्रॉपर दिख रहा है सभी को? देखिएगा, तो यानी ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है और ये क्या काम करता है? अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके डायग्राम की बात करें हम, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका भी प्रैक्टिकल है आपके व्हीट स्टोन ब्रिज के अलावा, इसका भी प्रैक्टिकल है आपका। देखिए, डायग्राम की बात करें तो देखिए, डायग्राम में क्या होता है कि इसके अंदर एक वुडन फ्रेम होती है, इस तरह से एक वुडन फ्रेम होती है, लकड़ी की फ्रेम है। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या होता है कि इस तरह से दो एल शेप में, यानी दो एल शेप में कॉपर वायर की स्ट्रिप लगी होती है। एक इधर होती है, एक यहाँ पे होती है। ठीक है ना, यानी ये दो एल शेप में कॉपर वायर स्ट्रिप होती है और इसके अलावा इनके बीच में क्या होता है, एक तीसरी स्ट्रिप होती है, ये भी कॉपर की होती है। क्लियर? इस तरह से होता है। यानी यहाँ पे और थोड़ा इसको करके इस तरह से क्या होता है, दो तो कॉपर वायर स्ट्रिप है ये एल शेप में और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये कॉपर की है। और नीचे की जो फ्रेम है ये वुडन फ्रेम है, लकड़ी की बनी हुई होती है। और देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक वायर लगा होता है। ये जो वायर होता है ये 1 मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है? 1 मीटर। यानी आप इसको बोल सकते हैं, ये जो वायर है ये 100 सेंटीमीटर। कितना बड़ा वायर होता है ये? 100 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। ठीक है, तो इस डिवाइस को हम मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर लंबा एक वायर लगा होता है, उस वायर की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज बोलते हैं। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो वायर है, मैं थोड़ा डार्क करा इसको, ये जो वायर है ये किसका बना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये वायर एक एलॉय होती है, जिसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, किसका होता है ये वायर? कांस्टेंट टन का होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन तो ये मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं इसको, और ये जो वायर है ये एक एलॉय होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टन, इस एलॉय का बना होता है।
अब देखिएगा, हम ये एलॉय कॉन्स्टेंट का ही यूज क्यों करते हैं, हम यहाँ पर कॉपर वायर यूज क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखिएगा, जब इसके अंदर से करंट फ्लो कराएंगे ना, तो आपको पता है कि कंडक्टर वायर होते हैं, यानी जो कंडक्टर्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, यानी उनके अंदर अगर आप करंट फ्लो कराएंगे तो उनकी रेसिस्टेंस की वजह से वो हीटअप हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिएगा, यानी ये स्पेशल टाइप का एक मेटल होती है, यानी इसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो मिनिमम हो जाता है। इसका वायर का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मिनिमम रहता है, जिससे क्या होता है रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, और एक दूसरी मेटल और सॉरी एक दूसरी एलॉय और आती है मैग्नीनियम, ठीक है ना। मैग्नीनियम या कॉन्स्टेंटन, मोस्टली तो कॉन्स्टेंटन ही होगा, या फिर कई बुकों में एक दूसरा नाम और मिल जाएगा आपको, मैग्नीनियम। ये दो एलॉय होती है, इनसे मिला बना होता है ये, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, एक स्केल लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्केल लगा होता है, यानी यहाँ पे लिखा होता है इस तरह से, नंबरिंग सिस्टम होती है। ये एक स्केल लगा होता है जहां से हम रीडिंग नोट करेंगे, इस वायर के जस्ट नीचे लगा होता है, ये वायर उसके ऊपर होता है और उसके जस्ट नीचे लगा होता है। ये तो इसकी स्ट्रक्चर है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं हम, रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं इन दोनों के बीच में। ये पॉइंट हम मानते हैं ये है, और ये पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में हम एक रेसिस्टेंस पॉइंट जोड़ते हैं, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसका हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यानी ये जो एस है ये क्या हो गया, एक अननोन रेसिस्टेंस हो गया, जिसको हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक अननोन रेसिस्टेंस होता है, मानते हैं उनको सी और डी। इसके अलावा देखिएगा, हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसके मिड से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ के, और इस वायर को एक ही इस वायर के ऊपर ले आते हैं। ये क्या होती है, ये जोकी होती है, जोकी यानी इस तरह से आप सोचिए, पेन की जो निप होती है इस तरह की, कि कंडक्टर वो होती है, जिसको हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर स्लाइड कराते हैं। तो ये होता है इसका वर्किंग होता है। अब देखिएगा, मैंने डायग्राम को देखिए, 1 मिनट में मैं अभी आ रहा हूँ जस्ट। देखिए बच्चों, कोई है क्या, 7 बच्चे हैं। देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा मीटर ब्रिज, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, ये क्या होता है, मीटर ब्रिज होता है, दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा होगा मीटर ब्रिज। मैं चलो इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये मीटर ब्रिज होता है, इसके अंदर देखिएगा ये इस तरह से है, ठीक है। यानी ये स्केल लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये स्केल है, इसके नीचे देखिएगा ध्यान से, ये स्केल है, क्लियर। इस स्केल के साथ क्या है कि इस स्केल के ऊपर एक वायर लगा हुआ है, ये वायर आपको दिख रहा होगा शायद, ध्यान से देखिएगा, एक वायर है इसके ऊपर, ये जो इधर से आ रहा है, यहाँ से लेके, और ये वायर है आपका कंप्लीट 1 मीटर लंबा वायर है, इस स्केल के ऊपर फिक्स है ये। आपको थोड़ा सा शैडो दिख रही होगी इसकी, ये 1 मीटर लंबा वायर होता है यहाँ तक, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि दो एल शेप में स्ट्रिप, यानी एक तो ये रही, दिख रही नहीं ये एल शेप की स्ट्रिप, और एक इस एंड पे है ये वाली, ठीक है। ये दो एल शेप स्ट्रिप होती है, और बीच में ये वाला आपको जो दे रखा है, ये वाली स्ट्रिप, बीच वाली, क्लियर। अब देखिएगा क्या करते हैं, इसके अंदर देखो, ये दो, ये एल शेप और इसके बीच में
ये जो एल शेप है और इसके बीच में हम जोड़ देते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स आता है, आपको दिखाएंगे कभी। और यहाँ पर देखिएगा जो अननोन रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है, जैसे ये वायर है आपके पास है, यहाँ पे वायर लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, आपको दिख रहा है कि नहीं शायद देखिएगा, ये वायर लगा हुआ है। ये वायर क्या कर, इस वायर का हमें क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। दिख रहा होगा सभी को वायर, देखिएगा इस वायर का आपको क्या निकालना है, रेसिस्टेंस। अब देखिएगा क्या करते हैं हम कि यहाँ पर हमने ये अननोन वायर जोड़ दिया, इसका रेसिस्टेंस एस फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ये दो टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में हम क्या जोड़ देंगे, रेसिस्टेंस बॉक्स। क्लियर। और ये वायर है आपका, और बीच में देखिएगा इसके अंदर ये, मैं थोड़ा दूर से देख रहा हूँ, ये बीच वाली जो स्ट्रिप है ना, ये वाली दिख रही है आपको, इसके अंदर तीन टर्मिनल है, यानी ये वाला टर्मिनल तो किस में यूज आ जाएगा, ये अननोन वायर इसके साथ रेसिस्टेंस जोड़ दे देंगे। ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे दोनों के बीच में। और बीच में ये वाला टर्मिनल है जहाँ पर हम एक वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, जॉकी जोड़ देंगे, ठीक है। जॉकी ऐसे सोचिए कि आप पेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, पेन की जैसी। इस जॉकी को क्या करते हैं हम, इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड कराते हैं, इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड कराते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनके बीच में हम बैटरी और जोड़ देते हैं, इनके बीच में क्या जोड़ दिया हमने, बैटरी जोड़ दी। क्लियर। अब देखिएगा ये वर्क कैसे करता है, तो ये इसका डायग्राम हो गया, आप नोट्स में से लिखेंगे इसमें कि डायग्राम में क्या होता है, ऑन ए वुडन फ्रेम, ठीक है ना, टू एल शेप एंड वन आई शेप कॉपर स्ट्रिप आर फिक्स्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये किसकी होती है, कॉपर की होती है, ठीक है। ए 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैग्नीशियम और कॉन्स्टेंटन फिक्स ऑन ए मीटर स्केल, ठीक है। यानी 1 मीटर लंबा वायर होता है, वो किसके ऊपर लगा होता है, मीटर स्केल के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और ए बैटरी कनेक्टेड बिटवीन द टू टर्मिनल्स एफ एंड जी, इन दो एफ और जी के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं जिसका पोटेंशियल कितना है, V है, या फिर जिसका ईएमएफ कितना है, E है। क्लियर। एंड ए रेसिस्टेंस बॉक्स connected between the terminals A and B and a unknown resistance S connected between the terminals C and D। ये आपको लिखना है। ये वैल्यू चेंज हो सकती है, पी क्यू आर एस इनका नाम नोट्स में अलग हो सकता है, ऐसा आपको तो सीधा, ये तो इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको, नोट्स में आपको जैसे लिखा हुआ है उस तरह से। अब देखिएगा बात करते हैं वर्किंग की, वर्किंग, ठीक है। देखो ये रेसिस्टेंस बॉक्स है ना, इसमें से हम एक रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने 2 ओम का रेसिस्टेंस निकाला, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। हम एक 5 एम का रेसिस्टेंस निकालेंगे तो आपके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा ये होता है रेसिस्टेंस बॉक्स, आपको दिख रहा होगा रेसिस्टेंस बॉक्स, और इसके ऊपर देखो लिखे हैं नंबर, आप देखिएगा यहाँ पे नंबर लिखे हैं, आप देखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से ये नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। अब आपको दिख रहा होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 10 20 25, ये रेसिस्टेंस है, यानी आप जोन सी की बाहर निकालेंगे वही वैल्यू आर की क्या हो जाती है, उसमें अप्लाई हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, ये दो टर्मिनल्स होते हैं, इन दोनों को इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जोड़ देते हैं तार से, ये दो एक इधर का तार लेके और इधर, ये रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है। और ये होती है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, ये गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको गैल्वेनोमीटर, जी लिखा होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, एमीटर के अंदर ए लिखा होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर के अंदर वी लिखा होता है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या है, धूल लगी है इस पे और कुछ नहीं, देखिएगा इसके अंदर क्या है कि ये आपको इस ध्यान से देखिए, इसका निडल आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल जीरो के ऊपर है, यानी ये जो निडल है ये आपका लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी इधर भी रीडिंग है इसमें 25 तक और इधर भी रीडिंग है 25 तक।
यानी ये लेफ्ट और राइट दोनों तरह से क्या कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। करंट की डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये बिल्कुल जीरो पे है, ठीक है ना। इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं, एक वायर यहाँ से आएगा वो यहाँ पे जोड़ देंगे हम इसके, ठीक है ना। फिर दूसरा वायर इधर से बाहर निकाल के, और ये जोकी आपको दिख रही होगी, ये क्या कहलाती है, जोकी। यानी यहाँ पर वायर का एंड यहाँ पे लगा के हम उसको टाइट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए थोड़ी सी नुकीली है आगे से, ये क्या करते हैं, हम उस वायर के ऊपर इस तरह से स्लाइड कराते हैं, उस वायर के ऊपर क्या कराते हैं, स्लाइड कराते हैं। अब देखिएगा वर्किंग क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रैक्टिकल ऐसे थोड़ी दिखेगा, प्रैक्टिकल तो परफॉर्म ही होता है, उसमें तो पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, बैटरी वगैरह का सेट करना पड़ता है उसमें, ठीक है, रेसिस्टेंस बॉक्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये तो अलग अलग डिवाइस है, हम इनको सेट करके तो मतलब जब स्कूल ओपन होंगी उस टाइम ही कराएंगे प्रैक्टिकल तो, ठीक है। अब देखिएगा इसकी जो वर्किंग है वो देखिएगा थोड़ा कैसे भाई, आपको आर की वैल्यू पता है, आर क्या है, जो हमने की निकालेंगे वही वैल्यू आर की होगी, एस की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। ये किस पे वर्क कर रहा है, ये कर रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस स्टेट में है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इस जोकी को यहाँ पर रखते हैं, स्विच ऑन किया हमने यहाँ पर किया है, स्विच ऑन हमने किया, हम जैसे ही यहाँ पर रखते हैं तो क्या होता है, इस मिडिल के अंदर डिफ्लेक्शन आता है इस तरह से, इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करती है, एक साइड में क्या हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी। अब इस जोकी को हम जैसे जैसे आगे स्लाइड कराएंगे, जैसे जैसे स्लाइड कराएंगे इस वायर के ऊपर, इस कॉन्स्टेंट वायर के ऊपर जैसे जैसे स्लाइड कराएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हम मान लेते हैं वो पॉइंट ओ है, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो वापस से जीरो पे आ जाएगी। क्लियर, यानी यहाँ पे डिफ्लेक्शन जैसे 10 पे था, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, 7 6 5 4 3 2 0, ठीक है, एक डिस्टेंस आ जाएगी, वो डिस्टेंस हम देख लेंगे, नीचे मीटर लगा होता है, एक मीटर स्केल लगा होता है, वहां पे देख लेंगे किसी 40 के सामने आया, यहाँ पे मुझे क्या आ गया 40 सेंटीमीटर इस एंड से, यानी ये वाला मान लीजिए कि इस वाले पार्ट को ऊपर है, इस वाले पार्ट पर जाकर आपके पास बैलेंस लेंथ आ गई, कौन सी लेंथ आ गई, बैलेंस, बैलेंस लेंथ क्या है, जहां पर डिफ्लेक्शन वापस से कितना हो जाता है, जीरो, यानी निडल है वो वापस से जीरो पे आ जाती है। क्लियर, मान लीजिए इधर वाला पार्ट पी बन गया, ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस होगा कुछ, ठीक है, ये वाला पार्ट है पी हो गया, और ये वाला पार्ट है इधर कितना बचा, क्यू बचा। अब मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये मानते हैं एल है, क्या है ये लेंथ, एल के बराबर है। तो मुझे बताइए कि इधर वाला हिस्सा कितना बचेगा, 100 माइनस एल बचेगा ना, ये टोटल 100 है, ये 1 मीटर लंबा वायर है, तो इधर एल है तो इधर कितना बचेगा, 100 माइनस एल। क्लियर, अब देखिएगा कैसे वर्क करते हैं इस पे, देखिएगा तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि व्हेन वी स्लाइड द जोकी ऑन द कांस्टेंट वायर, ठीक, देन वी फाइंड ए पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो, ठीक है ना, ये आपको लिखना। तो देखिएगा लेट एट पॉइंट ओ डिफ्लेक्शन बिकम जीरो, मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन वापस से कितना हो गया गैल्वेनोमीटर में, जीरो हो गया। अब देखिएगा, अब यानी इस वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा और इस वाले भाग का रेसिस्टेंस अलग होगा, ठीक है, मान लीजिए इस वाले भाग का रेसिस्टेंस P है। अब याद कीजिए आपको रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन E, याद है ना ओम्स लॉ में, अच्छा नहीं दिख रहा उधर, इधर ही लिखता हूं मैं, जो R है वो किसमें होता है, L रो L अपॉन E, ये देखिएगा, यानी रो क्या होता है, रो किस पे डिपेंड करता है आपको याद हो तो, रो ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे, रो प्रत्येक मेटल के लिए फिक्स होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन रो है मेनली किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर, यही लिखा था हमने, यानी जो रो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो नेचर पर डिपेंड करती है। यानी अब यहाँ से यहाँ तक ये जो वायर है, ये एक ही तो वायर है, सेम मेटल का कांस्टेंट वायर है, सेम एलॉय का कांस्टेंट वायर है, तो रो की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, रो तो चेंज हो नहीं रहा। दूसरा देखिएगा, एक ही बात करते हैं, ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, यानी ये नहीं कि कहीं से ये वायर मोटा है, कहीं से पतला है, कहीं से मोटा है, इस तरह का वायर नहीं है, एक समान वायर है, तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया,
यानी जो इस भाग का रेसिस्टेंस P है, इस भाग का रेसिस्टेंस P है, वो किसकी प्रोपोर्शन हो जाएगा, L के प्रोपोर्शन हो जाएगा। किसकी प्रोपोर्शन हो जाएगा, L। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आप लिखना चाहे तो P विल बी, ठीक है, यहाँ पे सो रेसिस्टेंस ऑफ पार्ट, इस पार्ट को F को लेते हैं, ठीक है, F O विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन P। ये हमने आर नहीं लिखा है यहाँ पे, पी भी रेसिस्टेंस है, ठीक है, आर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है पहले ही। तो इस पी भाग का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, क्लियर। और सिमिलरली अब इस वाले का भी तो निकालेंगे हम, ठीक है ना। सिमिलरली क्यू कितना हो जाएगा, मेटल तो सेम है, रो एल की वैल्यू अब चेंज होगी, इधर तो एल है तो इधर कितना बचेगा मुझे बताइए, 100 माइनस एल ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखना है आपको, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल, लेंथ अलग है बाकी फोर्स एक्स। तो ये क्या हो गया आपके पास P और Q की वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिएगा P अपॉन Q जब निकालेंगे, P अपॉन Q, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसका डिवाइड करेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा एल अपॉन, ठीक है ना, 100 माइनस एल, ये रिलेशन बचेगा आपके पास, क्लियर। अब याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है बैलेंस स्टेट में, इन केस ऑफ बैलेंस स्टेट में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि P अपॉन Q किसके बराबर हो जाएगा, R अपॉन S के। यानी इस P अपॉन Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन S भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इस P अपॉन Q की जगह, क्योंकि देखो P अपॉन Q इक्वल टू कितना होता है, R अपॉन S, बैलेंस स्टेट आ गई ना, बैलेंस नो डिफ्लेक्शन, बैलेंस स्टेट पर हम लगा लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी R अपॉन S कितना हो गया, L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं, S इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अपॉन L, ठीक है, इनटू 100 माइनस L। ठीक है, लिख मैंने, हाँ, या फिर इसको थोड़ा सा सुंदर सा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, S इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन, ये क्या होता है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन, कि आपसे बोल दिया कि लेंथ दे देगा कि डिफ्लेक्शन 30 सेंटीमीटर पे आया है, ठीक है। जब रेसिस्टेंस बॉक्स से हमने 5 ओम का रेसिस्टेंस बाहर निकाला, तो बताइए अननोन रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, देखिएगा, हमने यहाँ से इसको स्लाइड कराया, हमने इस एफ पॉइंट से इधर स्लाइड किया है, तो ये डिस्टेंस आई एल, तो इधर कितना बचेगा 100 माइनस एल। आप इसको इधर से भी स्लाइड करा सकते हैं, जैसे सोचिएगा इधर से 40 पे जाके आया तो इधर 60 बचेगा, तो इधर से जब आप स्लाइड कराएंगे तो इधर से 60 पर आएगा और इधर 40 बचेगा। यानी अगर आप स्लाइडिंग की डायरेक्शन चेंज कर देंगे या बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो बैलेंस लेंथ भी वो भी चेंज हो जाती है, क्लियर। यानी इसके ऊपर स्केल के ऊपर देखिएगा, इस स्केल के ऊपर दोनों तरफ नंबर लिखे होते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लेफ्ट से भी ले सकते हैं और राइट से भी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ नंबर लिखे होते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होता है, ये इसका डायग्राम होता है और ये वर्किंग होती है। तो समझ में आया कि नहीं बताइए एक बार सभी बच्चे।